नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के प्रोग्राम्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन था इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। दूसरा कथन है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद यह लागू हो जाती है। तीसरा कथन था इसका उद्देश्य सत्ताधारी दलों को चुनावों में अनावश्यक लाभ प्राप्त करने से रोकना है। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 2 और 3, जबकि तीसरा विकल्प है 1, 2, 3 और चौथा विकल्प है केवल 1 और 3। आदर्श आचार संहिता, इन तीनों कथन जो दिए गए कथन हैं, ये तीनों कथन सही हैं। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका विस्तार आगे विश्लेषण से देखते हैं, जानकारी लेते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के लिए राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया है। आप कि आदर्श आचार संहिता चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। यह निर्वाचन आयोग को पसंद और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की देखरेख और संचालन करने की शक्ति देती है। इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है, इसलिए कथन 1 सही है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से चुनाव परिणाम तक लागू रहती है, इसलिए कथन दूसरा भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्यों में सत्ताधारी दल अनुचित बढ़त हासिल करने के लिए अपनी स्थिति को दुरुपयोग ना करें, इसलिए कथन तीसरा भी सही है। आज का पहला प्रश्न है विवाद से विश्वास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य कोविड-19 अवधि के लिए एमएसएमई को राहत देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, जबकि सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। विवाद से विश्वास योजना का संबंध, ये दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसकी जानकारी विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म लघु और उद्यमों को कोविड-19 अवधि हेतु राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की। यह योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसके तहत मंत्रालयों को रिफंड, प्रदर्शन सुरक्षा और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए नुकसान पर राहत प्रदान करने के लिए कहा गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब पेज विकसित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किस मंत्रालय या संस्थान की पहल है? पहला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय और सी ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का संबंध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल को शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत बच्चों और माताओं के पोषण संबंधी पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के नए सिरे से कल्पना की जाएगी और उन्हें पुनर्गठित किया जाएगा।
यह योजना पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत शुरू की जाएगी। बता दें कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान की घोषणा पिछले साल महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ए ऑप्शन विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट का संबंध विश्व आर्थिक मंच से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर या विकल्प ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 वर्षों में लगभग 1/4 नौकरियों 23% के बदलने की उम्मीद है। बता दें कि द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक औसत 23% की तुलना में भारत में 22% बदलाव होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा उद्योग में नौकरियों में लगभग 10% वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे व्यावसायिक शिक्षकों और विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा शिक्षकों के लिए 3 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित होंगी। अगला प्रश्न है, गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गिग वर्कर्स शब्द का उपयोग पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर के श्रमिकों के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग वर्कर्स को श्रम कानूनों के दायरे में लाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जोमेटो के स्वामित्व वाले ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंटों की हड़ताल ने एक बार फिर देश में गिग इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सामने ला दिया है। बता दें कि गिग इकोनॉमी एक श्रम बाजार है जो पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों के बजाय फ्रीलांसरों को प्रमुखता देता है। गिग वर्कर्स पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर के श्रमिकों को संदर्भित करते हैं। गिग वर्कर्स के 2 समूह होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करने के लिए श्रम पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 पर कोड पेश किया। इसने पहली बार गिग श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे में रखा है। अगला प्रश्न है, अरोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन, यह आमतौर पर अलास्का, नॉर्वे और अन्य हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर देखे जाते हैं। दूसरा कथन है, इसे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे जानकारी विश्लेषण से लेते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार अरोरा ध्रुवी ज्योतिपुंज रिकॉर्ड किए गए हैं। इन्हें लद्दाख के लेह के पास करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला ने रिकॉर्ड किया है। ये पहली बार था जब भारत में अरोरा को कैमरे में कैद किया गया। यह सूर्य पर अत्यधिक सौर सक्रियता और इससे पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफान आने के कारण बने हैं।
बता दें कि अरोरा आमतौर पर अलास्का, नॉर्वे और अन्य देशों के कुछ हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर देखे जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस घटना को नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरेलिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसे सदर्न लाइट्स या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए ऑप्शन है S&P ग्लोबल के द्वारा, बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, सी ऑप्शन है फॉरेस्ट रिसर्च के द्वारा, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के द्वारा। PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स का संबंध S&P ग्लोबल से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए विकल्प सही है। हाल ही में S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज द्वारा PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत की सेवा फर्मों के लिए अप्रैल माह लगभग 13 वर्षों में सबसे अच्छा महीना था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में 2010 के मध्य के बाद सबसे तेज विस्तार हुआ है। यह लगातार 21वां महीना है जब सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ है। बताते चलें कि PMI का 50 से ऊपर रहना आर्थिक गतिविधियों में विस्तार का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा हिजोल क्या है? ए ऑप्शन गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन क्षेत्र में उगाया जाने वाला वृक्ष है। बी ऑप्शन है या बी विकल्प है पश्चिमी घाटों में पाया जाने वाला सरीसृप है। तीसरा विकल्प है सी विकल्प है उत्तरी हिमालय में उगाई जाने वाली जड़ी बूटी है, जबकि डी विकल्प हो जाएगा एक पक्षी रोग है। हिजोल का संबंध गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक वृक्ष है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए विकल्प सही हो जाएगा। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक भारत और बांग्लादेश में हिजोल के लिए उपयुक्त आवास वर्षा और तापमान परिवर्तन के कारण लगभग 50% तक कम हो सकते हैं। आपको बता दें कि हिजोल का वैज्ञानिक नाम बैरिंगटनिया एकुटांगुला है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन में बाढ़ के मैदानों के अनुकूल सदाबहार पेड़ है। इसे पारंपरिक रूप से पारिवारिक और सामुदायिक वन के रूप में प्रबंधित किया जाता है। इसकी शाखाओं का उपयोग मत्स्य पालन में किया जाता है, क्योंकि शाखाओं का नेटवर्क शिकारियों द्वारा खतरे के दौरान मछलियों के लिए छिपने की जगह प्रदान करता है। ये पेड़ नदी के किनारे पर, मीठे पानी के दलदलों, लैगून के किनारों और मौसमी रूप से बाढ़ वाले तराई के मैदानों में उगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 1997 में यूनेस्को द्वारा कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो की स्मृति में की गई थी। दूसरा कथन है, इस वर्ष ये पुरस्कार 2 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या सी कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी केवल 1 सही है। हाल ही में नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को 2023 में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। बता दें कि यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार हर साल किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा या प्रचार में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इस पुरस्कार की स्थापना 1997 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा कोलंबियाई पत्रकार
गुइलेर्मो कैनो की स्मृति में की गई थी, इसलिए कथन एक सही है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर वार्षिक वैश्विक पुरस्कार समारोह होता है, जिसमें विजेता को $25,000 का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केवल पर्यावरण और जलवायु अनुकूलन परियोजना के लिए एक निवेश साधन है। दूसरा कथन है, इसे पहली बार 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा जारी किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। इस ग्रीन बॉन्ड का संबंध इन दिए गए दोनों विकल्पों से है, यानी दोनों विकल्प सही हैं। इस प्रकार प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गिफ्ट IFSC स्टॉक एक्सचेंजों में 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अपने ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किए। गौरतलब ये है कि ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय साधन है। ये बॉन्ड विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं हेतु धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। पहला ग्रीन बॉन्ड 2007 में यूरोपीय संघ की उधार देने वाली शाखा यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा जारी किया गया था। यही ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण की रोकथाम, स्थायी कृषि, मत्स्य और वानिकी, जलीय और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, स्वच्छ परिवहन, स्वच्छ जल और स्थायी जल संबंध के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं। अगला आज का अभ्यास प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्य रासलीला भारत में किस समुदाय या जनजाति द्वारा किया जाता है? पहला विकल्प है मेइती, दूसरा विकल्प है कुकी, तीसरा विकल्प है डोंगरिया और जबकि चौथा विकल्प हो जाएगा कोंध चकमा। इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी बताइए। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।